बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का वेलकम। हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। उसके अंतर्गत ब्रिटेन का संविधान चल रहा था। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस तरीके से भारत की संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से जो ब्रिटिश संसद है उसके भी दो सदन हैं। एक कॉमन सभा है और दूसरा लोक सभा है। सर्वप्रथम हम ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का विवेचन करते हुए और कॉमन सभा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डाइसी एक विचारक हुए हैं, उन्होंने ब्रिटिश संसद के बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी पावरफुल है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सिद्धांतिक तौर पर देखें तो ब्रिटेन में जो संसद है वो संप्रभु है, सॉवरन है। वह जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायालय उसके द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते। वह मंत्रिमंडल को हटा सकती है। मैरियट ने संसद की प्रभुसत्ता या संप्रभुता के संबंध में लिखा है कि ब्रिटिश संसद से प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है, यानी बड़ा है, विस्तृत है, और इसकी शक्ति भी असीमित है। यह धार्मिक तथा लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण की सर्वोच्च सत्ता है। सर एडवर्ड कॉक ने कहा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और व्यापक है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश संसद के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, व्यापक शक्तियां हैं। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च अथवा संप्रभु है। इसको भी हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो सकारात्मक रूप में और एक नकारात्मक रूप में। सकारात्मक से तात्पर्य यह है कि संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, यानी संपूर्ण देश के लिए और किसी भी विषय पर वो कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में ही है। दूसरे से आशय यानी नकारात्मक से आशय यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। ग्रेट ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का यह पहलू बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में अमेरिका के समान न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि जो वहाँ की संसद है, कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान की भावना के विपरीत हो या उसके प्रतिकूल हो, तब ऐसा कानून रद्द कर दिया जाता है। ऐसी शक्ति इंग्लैंड के किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है कि इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन है, भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन है। अगर हम ब्रिटिश संसद की संप्रभुता देखें तो उसके तीन पहलू दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद न बना सकती हो, यानी वो हर विषय पर कानून बना सकती है। सीधा सा मतलब है, ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। दूसरा जो है वो है कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संसद केवल साधारण कानून ही नहीं वरन वह संवैधानिक कानून भी बना सकती है। संविधान में जो चाहे छोटा या बड़ा परिवर्तन कर सकती है, सीधा सा मतलब है। तीसरा जो है इसका पहलू है वो है संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, यानी संसद ने जो कानून बना दिया वो सर्वोच्च है। इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वो अनैतिक, अतार्किक या गैर कानूनी मालूम पड़ते हों। ब्रिटिश संसद खुद ही अपने द्वारा बनाए हुए कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है। तो इस तरीके से ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से भी संप्रभु है। तो ये तीन पहलू उसके हैं। हालांकि जो वहाँ की संसद है उसकी जो प्रभुसत्ता है उस पर कुछ सीमाएं भी हैं, उस पर कुछ रोक टोक भी हैं। वो किस रूप में है वो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। यानी संसद की शक्तियों में
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ह्रास हुआ है, तो वो बिंदु हम देखते हैं। पहला बिंदु है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है, राष्ट्रीयकरण बढ़ा है, राज्य जो है अधिक से अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है, फलस्वरूप देश का नेतृत्व जो है मंत्रिमंडल के हाथों में आ गया है। दूसरा जो है वो विस्तृत चुनाव क्षेत्र है। इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हैं। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि वह अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसके दल के अनुशासन में बंधा रहना पड़ता है। इसलिए जो है संसद के सदस्य जो हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। उनको अपने दल के जो सचेतक होते हैं उसके अनुसार ही मतदान करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो प्रदत्त विधायन है। संसद की शक्ति के ह्रास का एक अन्य कारण प्रदत्त विधायन भी है, प्रदत्त व्यवस्थापन भी इसको कहते हैं। इसमें संसद क्या करती है कि मोटा मोटा कानून बना देती है, कानूनों का मोटा मोटा ढांचा आउटलाइंस दे देती है, और उसके बाद जो है कार्यपालिका को जो है उन कानूनों को विस्तृत रूप से कानून बनाने का अधिकार दे देती है। तो इससे क्या होता है कि मंत्रिमंडल और कार्यपालिका की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ी हैं। नेक्स्ट जो है वो है वित्तीय नियंत्रण में ह्रास। मंत्रिमंडल ही बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है। नियम यह है कि सदन बजट को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में वह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद की स्थिति डाउन हुई है। फिर है संसद की प्रक्रिया। संसद में जो विधेयक पेश होते हैं उनमें से अधिकतर जो है वो सरकारी विधेयक होते हैं। सदन का अधिकतर समय उन्हीं पर विचार करने में लग जाता है। निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास कम समय रहता है। कंगारू समापन, गिलोटिन समापन इत्यादि के द्वारा सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त किया जा सकता है। इससे निजी सदस्य की वाद विवाद की स्वतंत्रता पर आघात लगता है क्योंकि अब बोलने के लिए थोड़ा समय मिलता है। संसद की शक्तियों के ह्रास होने से उसकी संप्रभुता पर भी प्रभाव पड़ा है। संसद की संप्रभु शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी कायम हुए हैं, लगे हैं। जैसे जनमत है। संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी भी विधि के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। जनमत के उल्लंघन का अर्थ है संसद के आत्मघात के तुल्य ही होता है, यानी जनता की जो ओपिनियन है सामूहिक रूप से उसका उल्लंघन संसद नहीं कर सकती। तो ये एक उस पर रोक है। दूसरी जो रोक है वो नैतिक बंधन की है। संसद अपनी वैधानिक या कानूनी संप्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो, क्योंकि उसका व्यापक विरोध होता है, उसके विरुद्ध जनमत भी बनता है। नेक्स्ट जो है वो परंपराएं हैं। ब्रिटिश राज व्यवस्था में जो परंपराएं हैं जिनको हमने अभिसमय के रूप में भी पढ़ा है, जिनको कन्वेंशन भी कहते हैं, इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून जो है बनाया नहीं जा सकता जो परंपराओं के प्रतिकूल हो। नेक्स्ट जो है वो कानून का शासन या विधि का शासन है, यानी विधि ही सर्वोच्च होती है, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, कोई व्यक्ति की इच्छा सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटिश संसद भी कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता परिसीमित होती है। जिस कानून को सभी राष्ट्र मानते हैं उसे ब्रिटेन को भी मान्यता देनी ही पड़ती है। तो ये उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, प्रतिबंध थे, कुछ रोक टोक थी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर। अब हम ब्रिटिश संसद के, जैसा कि हमने पढ़ा है कि दो सदन हैं, एक कॉमन सभा और दूसरा लॉर्ड सभा। पहले हम ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड का जो लोक सदन है या कॉमन सभा एक ही बात है, संसार का सबसे पुराना सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद ही कहते हैं। न्यूमैन ने लिखा है कि संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। कॉमन सभा की रचना और संगठन की अगर बात करते हैं तो देखिए इस समय ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तन के अनुसार ये सदस्य संख्या 630 थी। 1983 से सन 2010 के आम चुनाव से पूर्व तक ब्रिटिश कॉमन सभा की जो सदस्य संख्या वो 659 रही। सन 2010 के कॉमन सभा के आम चुनाव में 650 सीटों के लिए हुए। वर्तमान में यूके के 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 529 इंग्लैंड, 40 वेल्स, 59 स्कॉटलैंड और 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित हैं। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार हम सबको पता ही है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सभी व्यक्तियों को
सभी नागरिकों को जो मत देने का अधिकार प्राप्त होता है बिना किसी विभेद के, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ब्रिटेन में पूर्व में कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी होते थे, किंतु सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य कर दिए गए हैं, यानी एक ही सदस्य चुना जाता है एक क्षेत्र से, बहुसदस्य नहीं, यानी एक से ज़्यादा नहीं। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं, कुछ अयोग्यताएं भी हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ योग्यताओं की, अर्हताओं की। जैसे इंग्लैंड का नागरिक हो कोई व्यक्ति जो ब्रिटेन की कॉमन सभा का सदस्य बनना चाहता है। दूसरा है उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। इसमें कुछ अयोग्यताएं भी हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर इन अयोग्यताओं की वजह से जो है संसद का सदस्य नहीं बन सकता, लोक सदन का सदस्य नहीं बन सकता। जैसे कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, जो विदेशी है, जो नाबालिग हो, जो पादरी, नगरों के मेयर और काउंटियों के शेरिफ हों, जो शासकीय कर्मचारी हो, यानी राज्य के कर्मचारी हो, गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होता हो, किसी लाभ के पद पर हो, घोर अपराध के लिए कोई दंडित व्यक्ति हो, पागल हो या दिवालिया व्यक्ति हो, ऐसे लोग जो है लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। बात करें इसकी टेन्योर की, कार्यकाल की, कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, जिस तरह की प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। अब हम बात करते हैं कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की। देखिए, उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा है, उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का भी अधिकार है। वेतन की जहां तक बात करें तो कॉमन सभा के सदस्यों को 65,738 पाउंड वेतन दिया जाता है। लोकसभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता है, किंतु लोकसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए कतिपय कुछ अलाउंसेज यानी भत्ते दिए जाते हैं। अधिवेशन की बात करें, बैठकों की बात करें तो कॉमन सभा का अधिवेशन लोकसभा के साथ ही आरंभ होता है। ब्रिटेन में ये प्रथा है कि 1 वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए। गणपूर्ति जो है उसके लिए सदस्यों की संख्या 40 है। पदाधिकारी, कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन सभा की शक्तियों और कार्यों की। तो इसको विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय शक्तियाँ और कुछ अन्य कार्य प्राप्त हैं। विधि निर्माण की बात करें, कानून निर्माण की बात करें तो किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लोकसभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है। कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है, लोकसभा का नहीं है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और बात करें वित्तीय शक्तियों की तो इंग्लैंड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है। यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में भी अंतिम अधिकार प्राप्त होते हैं। अन्य कार्यों की बात करें तो जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, लोगों को शिक्षण देना, जनता की शिकायतों तथा कष्टों को सुनना। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है। एडवर्ड कोक ने भी जैसा कि लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती हैं। सिडनी लॉ के शब्दों में कॉमन सभा संसार में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। तो इसके कुछ कारण भी हैं शक्तिशाली होने के। पहला कारण जो है वो है कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। दूसरा जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अभाव है वहाँ। तीसरा जो है संविधान में संशोधन का अधिकार भी कॉमन सभा को प्राप्त है। और चौथा कारण है लोकसभा की गौण शक्तियाँ हैं, यानी लोकसभा को बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, वहाँ लोकसभा दयनीय स्थिति में है। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।